जादुई हिरन। बहुत साल पहले की बात है। ऋषि मुनियों के जमाने में एक भद्रा नाम का शिकारी था जो हर रोज सुबह उठकर जंगल जाता और शिकार करता। इसी से वो अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वो जंगल जंगल घूमा, फिर भी पूरा दिन ढूंढने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिली। एक जगह पर पानी का तालाब था, वहाँ पर भी वो बहुत देर तक रुका, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब रात भी बहुत हो चुकी थी। भद्रा अब घर लौटने ही वाला था, तभी वहाँ उसे एक हिरनी आते दिखाई पड़ती है और वो अपना बाण खींचने लगता है। तभी हिरनी, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। भद्रा आश्चर्यचकित हो जाता है और देखता ही रहता है कि हिरनी कैसे बोल सकती है। भद्रा उसकी तरफ ध्यान ना देकर फिर से अपना बाण खींचता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं विवश हूँ हिरनी, मेरा भी परिवार 2 दिन से घर पर भूखा है, इसलिए मुझे तुम्हारा शिकार करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी शिकार करके घर ले जाऊंगा और बच्चों को पेट भर खाना खिलाऊंगा। मुझे मारकर तुम्हें पाप लगेगा, उसका क्या करोगे तुम? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मुझे मारोगे तो क्या तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पाप में शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं उनके लिए कुछ काम करता हूँ तो वो उसमें मेरा साथ जरूर देंगे। अच्छा तो एक काम करो, घर जाओ और घर जाकर अपने पत्नी और बच्चों से पूछो कि कौन कौन तुम्हारे पाप में भागीदार बनने के लिए तैयार है। अच्छा, तो तुम मुझे मूर्ख बनाकर यहाँ से भागना चाहती हो और अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं यहाँ कल फिर आऊंगी। बस तुम अपने परिवार से बात करके इसी वक्त पर यहाँ आ जाना। झूठ बोलकर अपनी आत्मरक्षा करना, ये तो तुम्हारा काम ही होता है। अगर मैं वापस यहाँ ना आई तो आज तक तुमने जो भी पाप किए हैं वो सब मेरे माथे लग जाएंगे। भद्रा हिरनी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और उसे ठीक है बोलकर छोड़ देता है और खुद भी घर जाने के लिए निकलता है। और घर जाते ही वो अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है, रमा, राजू, चिंटू, यहाँ आओ जल्दी। जी क्या हुआ? लगता है आज कोई बड़ी शिकार हाथ लगी है। रमा, राजू, चिंटू, आज मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना। मैं आप सबके लिए जंगल जाकर शिकार करके लाता हूँ, उससे किसी की जिंदगी खत्म करने का मुझे बहुत सारा पाप लगता है। मुझे ये बताओ, इस पाप में आप सब मेरे भागीदार हो ना? पाप में भागीदार? हमने क्या पाप किया है? शिकार तो आप करते हो, तो हम क्यों इसमें शामिल हो? हाँ पिताजी, शिकार तो आप करते हो, तो हम क्यों आपके पाप में शामिल हो? अरे, तुम सब तो मेरे अपने हो और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब तो तुम्हारे लिए ही तो है। रमा, राजू और चिंटू सभी भद्रा की ओर एक अलग ही नजर से देखते हैं। भद्रा उस रात बहुत सोचता है और दूसरे दिन सुबह भद्रा अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे भी यही बात पूछता है, किंतु सभी उसकी ओर एक अलग ही नजर से देखते रहते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पुण्य और पाप तुम्हारे पास, हम क्यों उसके भागीदार हो भद्रा? भद्रा को हिरनी की सारी बातें याद आने लगती है और वह समझ जाता है कि वो गलत है। भद्रा उस रात हिरनी से मिलने चला जाता है। उस जगह पर जाने के बाद भद्रा हिरनी को वही पाता है। आ गए भद्रा, क्या कह रहे थे तुम्हारे मित्र और परिवार के लोग? क्या वो भी सब तुम्हारे पाप में शामिल होंगे? हाँ हिरनी, तुम सही थी। मैं मूर्ख था जब मैंने अपने दोस्तों और परिवार वालों से ये बात पूछी कि क्या वो सब भी मेरे पाप में शामिल होंगे, तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। इसी से मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था जो उनके बारे में इतना सोच रहा था। लेकिन अब मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने आज तक जितने पाप किए हैं मैं उनका प्रायश्चित्त कैसे करूँ? मैं क्या करूँ हिरनी? अब तुम शिकार और चोरी करना छोड़ दो, सत्य मार्ग पर चलना सीखो और दीन दलितों की सेवा करो। हाँ हिरनी, मैं आज से शिकार और चोरी करना छोड़ दूंगा। तुमने मुझे आज जीवन के सही मायने समझाए हैं, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। उस दिन से हिरनी की बात मानकर भद्रा ने चोरी, शिकार सभी गलत काम छोड़ दिए और वो दूसरों की मदद करने लगा और भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और एक दिन वो बहुत बड़ा इंसान बन गया। भद्रा ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से जो भी पाप हमें लगता है वो खुद हमें ही चुकाना पड़ता है। खुद किए पापों का भागीदार दूसरा कोई और नहीं होता। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। सुंदरपुर गांव में आनंद आश्रम नाम का एक अनाथ आश्रम था। उस आश्रम में अनाथ बच्चों की परवरिश हुआ करती थी। उनके आश्रम में एक रेवा नाम की समझदार और जिज्ञासु लड़की थी। वो अब 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। रेवा पढ़ाई मन लगाकर किया करती थी। इसी वजह से वो हमेशा अव्वल नंबर से पास हुआ करती थी। उस आश्रम के हेड मास्टर पाटिल सर उनकी वो खास शिष्या थी। उसके मन में हमेशा बहुत सारे सवाल रहा करते थे और उसके उत्तर पाने के लिए वो हमेशा पाटिल सर के पास जाया करती थी और पाटिल सर भी उसकी हर समस्या का अच्छी तरह से समाधान निकाला करते थे। एक दिन रेवा पाटिल सर के पास जाकर, मैं आई कम इन सर? हाँ आओ रेवा, क्या काम है? सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। किस विषय के बारे में तुम मुझसे सवाल पूछना चाहती हो? सर आज मुझे कंप्यूटर के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अच्छा, मगर रेवा मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। हाँ, मगर तुम मेरा ये कंप्यूटर यूज कर सकती हो और अपने सवालों के जवाब पा सकती हो। ये अच्छा विचार है सर। मैं अब भी मेरे सवालों के जवाब ढूंढती हूँ। तुम अपने सवालों का जवाब ढूंढो, मैं आश्रम में जाकर आता हूँ। जी सर। ऐसा कहकर पाटिल सर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेवा कंप्यूटर पर बैठकर अपने मन में आए हुए सवाल कंप्यूटर में टाइप करके उन सवालों के जवाब ढूंढती है और काम हो जाने पर कंप्यूटर शटडाउन करके चली जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। रेवा अब कॉलेज में जाने लगती है। वो आश्रम से ही कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी पाटिल सर ने उसे आवाज दी। रेवा इधर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बोलिए सर, क्या काम था? रेवा मुझे ये चेक बैंक में जमा करवाना था। क्या तुम जाते जाते ये चेक बैंक में जमा करवा दोगी? हाँ सर, मैं अब भी बैंक में जाकर ये चेक जमा करवा देती हूँ। ठीक है, ये लो चेक। ऐसा कहकर पाटिल सर रेवा को चेक दे देते हैं। रेवा अब चेक लेकर बैंक में चली जाती है। बैंक में जाकर रेवा चेक जमा करवा देती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। रेवा रास्ते से चल रही थी, तभी उसके सामने एक सूट पहना हुआ आदमी अपनी बड़ी गाड़ी में बैठने जाता है और तभी उसके पैंट के जेब से वॉलेट नीचे गिर जाता है। वॉलेट नीचे गिरते ही रेवा की नजर उस वॉलेट पर पड़ती है। तभी रेवा उस वॉलेट को उठाकर उस गाड़ी के पीछे भागती है, मगर गाड़ी बहुत आगे निकल जाती है। रेवा अब वही खड़ी रहकर उस वॉलेट में देखती है तो उसमें एक कंपनी का एड्रेस वाला एक कार्ड दिखाई देता है। उसके साथ उसमें कुछ पैसे भी थे। तभी रेवा बस से उस ऑफिस के एड्रेस पर चली जाती है। वो ऑफिस देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। वो बहुत बड़ा ऑफिस होता है और उसमें रेवा को जाने की परमिशन भी नहीं होती। तभी रेवा उस गार्ड से, मुझे आपके सर से कुछ काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं मैडम, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप पहले बताइए आपको किससे मिलना है? अरे भैया, मुझे ही नहीं पता है कि मुझे किससे मिलना है। ये जिस सर का वॉलेट गिरा है उनके वॉलेट में से मुझे ये ऑफिस का एड्रेस मिला, इसीलिए मैं यहाँ आई। दिखाइए मुझे, कोई फोटो तो होगा ना? हाँ है, ये देखिए। ऐसा कहकर रेवा उस गार्ड को वो वॉलेट दिखाती है। गार्ड वो वॉलेट देखते ही उसे समझ में आ जाता है ये वॉलेट उसके मालिक का है। तभी गार्ड, आप ऊपर जाकर उनसे मिल सकती है, ये माधव सर का वॉलेट है। जी धन्यवाद। ऐसा कहकर रेवा ऑफिस में चली जाती है। वहाँ जाते ही रेवा रिसेप्शनिस्ट को बताती है, मुझे माधव सर से मिलना है, क्या मैं मिल सकती हूँ? जी थोड़ी देर के बाद आप मिल सकती हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। जी तब तक मैं उनका यहाँ इंतजार करती हूँ। जी आप यहाँ बैठिए। ऐसा कहकर रेवा ऑफिस में पेपर पढ़ने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट रेवा को आवाज देती है, रेवा अब सर आपसे मिल सकते हैं, जाइए। जी। ऐसा कहकर रेवा केबिन के अंदर चली जाती है। तभी रेवा को सामने वही आदमी दिखाई देता है जो गाड़ी में बैठकर गया था। रेवा उनके सामने खड़ी हो जाती है और माधव सर से, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। सर आपका ये वॉलेट गाड़ी में बैठते समय नीचे गिर गया था। मैंने इसे उठाकर देखा तो वॉलेट में मुझे ऑफिस का एड्रेस मिला, इसीलिए मैं ये वॉलेट लेकर यहाँ आ गई। अरे मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा वॉलेट नीचे गिर गया है। ये लीजिए सर आपका वॉलेट, इसमें 4,440 रुपए है, जो कि जैसे आपने रखे थे वैसे ही है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेवा है। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं अब चलती हूँ।
तुम कॉलेज में जाती हो? हाँ सर, मैं अब चलती हूँ। मुझे कॉलेज में जाकर आश्रम भी जाना है। तुम कहाँ रहती हो बेटा? मैं आनंद आश्रम में रहती हूँ। हाँ, अब तुम जा सकती हो। रेवा ऐसा कहकर ऑफिस के बाहर निकल के कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज में जाकर रेवा अपने लेक्चर अटेंड करती है। सारे लेक्चर होने के बाद रेवा आश्रम में चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रेवा का कॉलेज अच्छी तरह से चल रहा था, मगर आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें 18 साल के बाद थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपना जीवन खुद ही व्यतीत करना पड़ता था। अब रेवा को भी जॉब की जरूरत थी, इसीलिए वो कॉलेज में जाती तभी उसे जो भी समय मिलता उसमें वो पेपर में ऐड देखा करती थी। उसने 2-3 जगह पे इंटरव्यू भी दिया था, मगर उम्र कम होने की वजह से उसे कोई जॉब ही नहीं मिला करती थी। एक दिन आनंद आश्रम में वार्षिक कार्यक्रम था और उसमें जो भी विद्यार्थी अव्वल आए थे उनका सत्कार किया जाने वाला था और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माधव सर थे। ये देख रेवा बहुत खुश हो जाती है। अब उनके हाथों से सारे विद्यार्थियों को गौरवित किया जाता है। 12वीं कक्षा में अव्वल नंबर से पास होने वाली रेवा का नंबर आता है। उसका भी माधव सर के हाथों से सत्कार होता है। पाटिल सर और माधव सर कुछ बात करते हैं और माधव सर पाटिल सर के हाथ में एक लेटर देके चले जाते हैं। अब पाटिल सर कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद रेवा को बुलाते हैं। रेवा, इधर आओ। जी सर, आपने बुलाया? ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हें कल से माधव सर के कंपनी में ज्वाइन होना है। मगर मुझे तो कोई काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना कि मैंने कभी किसी कंपनी में जॉब किया है। माधव सर ने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी देखकर जॉब दिया है। बाकी का ऑफिस का काम तुम खुद ही सीख लेना। हाँ सर, मैं सीख लूंगी और उसमें भी आपका और हमारे आश्रम का नाम रोशन करूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रेवा। तुम मेरा और आश्रम का नाम जरूर रोशन करोगी। धन्यवाद सर। ऐसा कहकर रेवा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर सोने चली जाती है। अगले दिन रेवा सुबह जल्दी अपने सारे काम करके ऑफिस के लिए निकल जाती है और ऑफिस में जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है। तभी उसे सीधे माधव सर के कैबिन में भेजा जाता है। अब रेवा कैबिन में जाकर, मैं आई कम इन सर? अरे आओ रेवा, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज से तुम इस ऑफिस में काम करोगी और तुम्हारा जो भी काम होगा वो तुम्हें समझाया जाएगा। जी सर, मगर मेरा काम क्या है? तुम्हें हमारे ऑफिस के सारे क्लाइंट के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। उनको समय पे माल मिला है या नहीं, ये सब बातें तुम्हें देखनी होगी और बाकी के काम तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। जी सर। अब तुम जा सकती हो। तुम आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लो। जी सर। ऐसा कहकर रेवा केबिन से बाहर आ जाती है। तभी एक एम्प्लॉई आकर रेवा को उसके काम की जगह बता देती है और उसे थोड़ा बहुत काम समझा देती है। ये सब देख रेवा बहुत खुश हो जाती है और शाम को जब काम खत्म हो जाने के बाद घर जाने निकलती है तभी उसे माधव सर दिखाई देते हैं। रेवा माधव सर से, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? सर मुझे ना कोई काम का एक्सपीरियंस है, ना मुझे कोई काम आता है। उसके बावजूद आपने मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब दिया। रेवा, मैंने तुम्हें तुम्हारा काम देखकर नहीं तो तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें ये जॉब दिया है और इस कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बड़ी लगन और निष्ठा से काम करते हैं। मैंने वो सारे गुण तुम में देखे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ जॉब दिया है। धन्यवाद सर। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है। जी सर। ऐसा कहकर माधव सर अपने घर चले जाते हैं और रेवा भी अपने आश्रम चली जाती है। ये सब बात वो आश्रम आकर पाटिल सर को बताती है। तभी पाटिल सर बहुत खुश हो जाते हैं और रेवा को बहुत आशीर्वाद देते हैं और उसके काम के लिए बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। अब रेवा अपने ऑफिस का काम संभालकर कॉलेज भी जाया करती थी। रेवा धीरे धीरे सारे काम सीख रही थी और साथ में रात के स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रेवा को इतनी कम उम्र में जॉब उसकी ईमानदारी की वजह से मिली थी। अब रेवा उसका काम बड़ी लगन से किया करती थी और आज जैसे उसको उसकी ईमानदारी का इनाम ही मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपना काम ईमानदारी, लगन और जिज्ञासा से करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है।